हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करिए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के बाद मेगा स्पोरोजेनेसिस भी कंप्लीट कर लिया था। और मेगा स्पोर में ये पढ़ा था कि मेगा स्पोर मदर सेल से 4 मेगा स्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 मेगा स्पोर जो माइक्रोपाइलर एंड के थे वो डिजेनरेट हो जाते हैं और 1 मेगा स्पोर जो चलाजल एंड की तरफ था वही फंक्शनल मेगा स्पोर होता है। तो फंक्शनल मेगा स्पोर ही इम्ब्रायोसैक का फार्मेशन करेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्ब्रायोसैक फार्मेशन। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। इम्ब्रायोसैक फार्मेशन। जितना हम लोगों को पहले से ही पता है वो ये पता है क्या कि किसी पर्टिकुलर ओव्यूल में जो न्यूसेलस था उसी में बनी थी मेगा स्पोर मदर सेल और इसी मेगा स्पोर मदर सेल की मियोसिस से बने थे क्या, फोर फोर मेगा स्पोर बने थे 4 मेगा स्पोर और उसमें से 3 मेगा स्पोर क्या कर गए थे, डीजेनरेट हो गए थे। और जो 1 मेगा स्पोर था वही क्या था, फंक्शनल मेगा स्पोर। ये पहले से ही आपको पता है। ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, इसी में होगी माइटोसिस, इसी में होगी माइटोसिस और माइटोसिस का रिजल्ट होगा इम्ब्रायोसैक फार्मेशन। तो पहला सवाल तो ये है कि इम्ब्रायोसैक कहाँ से बनेगा। तो हम आंसर देंगे फंक्शनल मेगा स्पोर से। किस प्रोसेस से बनेगा, माइटोसिस से। कितने मेगा स्पोर से इम्ब्रायोसैक बनेगा, तो हम आंसर देंगे सिंगल। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब कभी किसी प्लांट में सिंगल मेगा स्पोर से इम्ब्रायोसैक बनता है तो ऐसे इम्ब्रायोसैक के बनने को कहते हैं क्या, तो इसको कहते हैं मोनोस्पोरिक इम्ब्रायोसैक फार्मेशन। तो ये पहला सवाल तो यही मिल गया कि इम्ब्रायोसैक फार्मेशन कौन सा होता है, मोनोस्पोरिक। मोनो का मतलब 1 और स्पोर का मतलब स्पोर। तो जब कभी इम्ब्रायोसैक के फार्मेशन में केवल एक ही मेगा स्पोर इन्वॉल्व हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोस्पोरिक इम्ब्रायोसैक फार्मेशन। अब हमको ये डिस्कस करना है कि आखिर किसी एक फंक्शनल मेगा स्पोर से इम्ब्रायोसैक बनता कैसे है, कौन सी माइटोसिस होती है, कितनी माइटोसिस होती है, वो हमको समझना है। तो देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर फंक्शनल मेगा स्पोर है। और अगर फंक्शनल मेगा स्पोर को देखें तो इधर देखते हैं। मान लेते हैं कि ये ओव्यूल है और ओव्यूल का ये पहले से ही आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर याद है। तो मान लेते हैं कि यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में इम्ब्रायोसैक बनना है और यहाँ पर मान लेते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में इम्ब्रायोसैक बनना है। तो देखिए होता क्या है, पहले से ही पता है कि यहाँ 4 मेगा स्पोर बन गए। तो जो 4 मेगा स्पोर बने उसमें से जो माइक्रोपाइल की तरफ से थे वो क्या कर गए, डिजेनरेट कर गए। लेकिन ये वाला जो मेगा स्पोर है वो क्या हो गया, फंक्शनल।
तो ये फंक्शनल मेगास्पोर है, लेकिन ये कहाँ होगा, तो ये चलाजल इंड की तरफ होगा, ठीक है। लेकिन किसी पर्टिकुलर मेगास्पोर, अब इसको बाहर बना लेते हैं, मान लेते हैं ये मेगास्पोर है, तो इस पर्टिकुलर मेगास्पोर का जो ये किनारा होगा ये तो माइक्रोपाइलर इंड होगा, और जो ये किनारा होगा वो चलाजल इंड होगा। तो किसी फंक्शनल मेगास्पोर का भी माइक्रोपाइलर इंड और क्या होता है, चलाजल इंड। वैसे तो फंक्शनल मेगास्पोर ही कहाँ रखा है, चलाजल इंड में है, लेकिन उस पर्टिकुलर मेगास्पोर के भी दो पोल होंगे, ये माइक्रोपाइलर पोल और ये चलाजल पोल होगा। इसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस कैसा है तो पहले से ही पता है, हेप्लॉइड है। फिर देखिए होता क्या है, इस पर्टिकुलर फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है उसमें माइटोसिस होती है, ये फर्स्ट माइटोसिस होती है। वास्तव में ये कैरियोकाइनेसिस 1 है, कैरियोकाइनेसिस होती है। तो जब कैरियोकाइनेसिस होगी तो 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, लेकिन दोनों न्यूक्लियस बनने के बाद एक न्यूक्लियस चला जाएगा माइक्रोपाइलर पोल पर और एक चला जाएगा चलाजल पोल पर। उसके बाद फिर सेकेंड माइटोसिस दोनों न्यूक्लियस में होगी, इसका मतलब फिर ये कैरियोकाइनेसिस 2 है। और जब दोनों में होगा तो इस एक न्यूक्लियस से 2 बन जाएंगे, इससे भी 2 बन जाएंगे, और दोनों ये माइक्रोपाइलर पोल पर होंगे और दोनों ये चलाजल पोल पर होंगे। फिर इसमें माइटोसिस थर्ड होगी, मतलब ये कैरियोकाइनेसिस थर्ड है। तो अभी क्या होगा, 2 न्यूक्लियस डिवाइड करके 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे, ये 2 न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ भी कैरियोकाइनेसिस हुई है, यहाँ भी कैरियोकाइनेसिस हुई है, यहाँ भी कैरियोकाइनेसिस हुई है। तो कितनी माइटोसिस हुई बेटा, तो आप कहोगे 3 माइटोसिस हुई। लेकिन ये कुछ ऐसी माइटोसिस है इसमें सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो रहा है, या कह सकते हो साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। तो अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है तो सेल नहीं बनेंगी, सेल अभी भी 1 है। देखो यहाँ भी 1 सेल है, यहाँ भी 1 सेल है, यहाँ भी 1 सेल है, यहाँ भी 1 सेल है। इस प्रकार के माइटोटिक डिवीजन को कहते क्या है, तो आंसर देंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो ये कौन सा न्यूक्लियर डिवीजन है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस तो होती है, लेकिन उसके पीछे पीछे क्या नहीं होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, तुरंत नहीं होती है। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए था कि इस कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस कर लेते और यहाँ 2 सेल ऐसे बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 2 सेल नहीं बनाई गई, अभी 2 न्यूक्लियस। फिर इनको कैरियोकाइनेसिस का साइटोकाइनेसिस कर लेना चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया, कैरियोकाइनेसिस तो किया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं किया। तो अभी भी एक ही सेल है, अभी भी एक ही सेल है, अभी भी एक ही सेल है। तो इस पर्टिकुलर माइटोटिक डिवीजन को हम लोग फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। और ये कितने हुए हैं, तो आप कहोगे 3 न्यूक्लियर डिवीजन हुए हैं। तुरंत इमीडिएटली क्या नहीं हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, ठीक है। तो वापस जरा देखते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कितने माइटोसिस हुए हैं तो आंसर हम क्या देंगे, 3 माइटोसिस हुई है, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, तो क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस हुई, कितनी, 3 माइटोसिस हुई, लेकिन सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही हुआ, साइटोकाइनेसिस अभी नहीं हुआ है। पहली कैरियोकाइनेसिस के बाद 2 न्यूक्लियस बन गए, दूसरी के बाद 4 न्यूक्लियस, उसके बाद 8 न्यूक्लियस। तो देखो एम्ब्रायोसैक की स्टेज जो बन रही है, फर्स्ट डिवीजन के बाद क्या है, तो आप कहोगे 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज है। सेकेंड डिवीजन के बाद क्या हो जाएगा, 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। तो एम्ब्रायोसैक कितने न्यूक्लिएटेड है, अभी 2 न्यूक्लिएटेड, अभी क्या है 4 न्यूक्लिएटेड, अभी क्या है 8 न्यूक्लिएटेड। इस दौरान क्या हुआ है, केवल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है। क्या हुआ है, कैरियोकाइनेसिस हुआ है। उसके पीछे क्या नहीं हुआ है, साइटोकाइनेसिस। कब, इमीडिएटली, तुरंत नहीं हुआ, होगा अभी आगे साइटोकाइनेसिस भी होगी। तो होगा क्या, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनने के बाद अब साइटोकाइनेसिस एक साथ करेंगे। तो जब अब साइटोकाइनेसिस करेंगे तो फिर अब सेल वॉल का फॉर्मेशन करेंगे, और जब सेल वॉल का फॉर्मेशन करेंगे तो फिर सेल बनेंगे। तो बस यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कि 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायोसैक स्टेज के बाद जब साइटोकाइनेसिस करते हैं तो कितने न्यूक्लियस के अराउंडिंग में सेल वॉल बनाई जाती है। तो ये याद रखिएगा, इधर की तरफ कितने न्यूक्लियस हैं, 4, मतलब माइक्रोपाइलर एंड पर भी 4 हैं, और इधर की तरफ भी कितने हैं, 4 हैं। दोनों तरफ 4 4 हैं, मतलब टोटल 8 न्यूक्लियस हैं। 8 न्यूक्लियस में से
केवल 6 न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सेल वॉल बनाई जाएगी और 2 न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सेल वॉल नहीं बनाई जाएगी। होगा क्या, देखिए इस पोल से एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आ जाएगा और इस पोल से भी एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ कितने रह जाएंगे, यहाँ रह जाएंगे ये 3 और यहाँ रह जाएंगे ये 3। ये 3 कहाँ रह गए, माइक्रोपाइलर एंड पर। ये 3 कहाँ रह गए, चलाजल एंड पर। तो अब जब सेल वॉल बनेगी तो रिजल्ट देखो क्या होगा। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही सेल वॉल बना लेंगे तो वो 3 न्यूक्लियस जो माइक्रोपाइलर एंड पर रह गए थे, इनके बाहर बाहर सेल वॉल बन गई है। वो 3 न्यूक्लियस जो चलाजल एंड पर थे, उनके बाहर बाहर भी सेल वॉल बन गई है। इसका मतलब 3 यहाँ सेल हमको दिखाई पड़ेंगे, 3 हमको यहाँ सेल दिखाई पड़ेंगे। बीच में 2 न्यूक्लियस रह गए हैं जिनके सराउंडिंग में सेल वॉल नहीं बनी है। तो देखो क्या होगा, 3 न्यूक्लियस जो माइक्रोपाइलर एंड पर थे, जब उनके बाहर बाहर सेल वॉल बनी तो जो स्ट्रक्चर बना उसको हम कहेंगे क्या, एग अपरेटस। उसमें एग अपरेटस में जो 3 सेल हैं उसमें से एक सेल कौन सी है, एग सेल, और 2 सेल कौन सी हैं, सिनर्जिड सेल। हाँ, ये अलग बात है कि दोनों क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो 2 सिनर्जिड सेल, एक एग सेल मिल करके क्या बन गया, एग अपरेटस। कहाँ है, ये कहोगे ग्रुप ऑफ 3 सेल है। कहाँ है, तो आंसर क्या देंगे, माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड के जो 3 न्यूक्लियस थे वो क्या किए, इस सराउंडेड बाई सेल वॉल, और जब सेल वॉल से सराउंड हो गए तो क्या बन गया, 3 सेल बन गए। कहाँ बन गए, माइक्रोपाइलर एंड पर। नाम क्या रखा, एग अपरेटस। एग अपरेटस में क्या है, तो हम कहेंगे उसमें 2 क्या है, सिनर्जिड, और 1 क्या है, एग सेल। इसी तरीके से वो 3 न्यूक्लियस जो चलाजल एंड पर थे, उनके बाहर भी सेल वॉल बनी है। अब जब उनके बाहर सेल वॉल बनेगी तो यहाँ भी 3 सेल हो जाएंगे। उन सेल का नाम क्या होगा, एंटीपोडल सेल। इनकी संख्या कितनी होगी, 3, लेकिन ये सब के सब क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगे। तो ये क्या है, तो कहोगे ग्रुप ऑफ 3 सेल। कहाँ है, चलाजल एंड में। किसी पर्टिकुलर एम्ब्रायो सैक को अगर ध्यान से देखें तो इधर से पहले क्या हुआ होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के रिजल्ट के बाद न्यूक्लियस जरा देखो, तो न्यूक्लियस अभी भी 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है। तो कितने हैं, तो आप कहोगे कितने न्यूक्लियस हैं, 8 न्यूक्लिएटेड है। तो किसी मैच्योर एम्ब्रायो सैक में कितने न्यूक्लियस हैं, तो आप कहोगे 1 न्यूक्लिएटेड है। लेकिन जरा सेल देखो, तो 3 सेल कहाँ है, माइक्रोपाइलर एंड पर। 3 सेल कहाँ है, चलाजल एंड पर। और एक ये बड़ी सी भी तो सेल दिख रही है जो मेगास्पोर वाली ही है। तो जो सबसे बड़ी सेल है उसका नाम क्या है, सेंट्रल सेल। तो ये भी तो एक सेल है और इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस। नाम क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। के क्या होते हैं, तो कहेंगे 2 न्यूक्लियस हैं। कहाँ हैं, तो आप देखिए एग अपरेटस के नीचे हैं, बिलो द एग अपरेटस। ये एनसीईआरटी में लिखा है। किसमें पाए जाते हैं, सेंट्रल सेल। तो जरा सेल गिनते हैं, तो 3 सेल ये हो गए, 3 सेल ये हो गए, और एक ये बड़ी सी सेल। तो कितनी सेल हो गई, तो आंसर देंगे 7 सेल। तो न्यूक्लिएटेड कितना है, 8, लेकिन क्या है, 7 सेल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैच्योर एम्ब्रायो सैक कैसा होता है, तो मैच्योर एम्ब्रायो सैक कैसा होता है, 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड। और 7 सेल में जरा बेटा सेल बताओ कौन कौन सी, तो 3 हो गई एग अपरेटस वाली, 3 हो गई एंटीपोडल वाली, और 1 सेल हो गई कौन सी, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल का जो न्यूक्लियस है उसको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और इसके अंदर कंडीशन देखिए क्या है, ये n+n कंडीशन में है। क्यों, एक न्यूक्लियस में n होगा, दूसरे न्यूक्लियस में n होगा, इसका मतलब ये n+n है। तो टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए, तो आंसर देंगे क्या, 8 न्यूक्लिएटेड। तो ये तो हो गया एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन। जरा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्थिति सिर्फ इतनी है कि किसी पर्टिकुलर फंक्शनल मेगास्पोर से हमको एम्ब्रायो सैक बनाना था। कैसे बनाएंगे, तो फंक्शनल मेगास्पोर में करेंगे माइटोसिस। फंक्शनल मेगास्पोर में जब माइटोसिस करते हैं तो वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। क्यों, कैरियोकाइनेसिस तो होती है लेकिन उसके तुरंत बाद क्या नहीं होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है।
फिर देखो क्या होता है, पहली माइटोसिस होगी तो 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, दूसरी होगी तो 4 बन जाएंगे, उसके बाद होगी तो 8 बन जाएंगे। बन तो जाएंगे लेकिन सेल वॉल नहीं बनेगी। तो फंक्शनल मेगास्पोर ही 2 न्यूक्लिएटेड, फिर 4 न्यूक्लिएटेड, फिर 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक में आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, साइटोकाइनेसिस करेंगे और क्या बनाएंगे, सेल वॉल बनाएंगे। तो जब सेल वॉल बनाएंगे तो क्या होगा, तो फिर हमको मैच्योर एम्ब्रायो सैक दिखाई पड़ जाएगा। और मैच्योर एम्ब्रायो सैक में क्या होगा, वो 3 न्यूक्लियस जो माइक्रोपाइलर एंड पर होंगे वो एग अपैरेटस बन जाएंगे, और वो 3 न्यूक्लियस जो चलाजल एंड पर होंगे वो एंटीपोडल सेल बन जाएंगे। वो 2 न्यूक्लियस जो सेंटर में रह जाएंगे वो सेंट्रल सेल के हो जाएंगे। ये 3 सेल एग अपैरेटस में, एक सेल क्या है, एग सेल, और 2 क्या है, सिनर्जिड सेल। बड़ी सी सेल कौन सी है, सेंट्रल सेल, उसके न्यूक्लियस का नाम पोलर न्यूक्लियाई। कहाँ है, तो कहोगे एक अपैरेटस के नीचे हैं या एंटीपोडल सेल के ऊपर हैं। एक और क्वेश्चन, मैच्योर एम्ब्रायो सैक में या किसी फीमेल गेमेटोफाइट में कितने न्यूक्लियस हैं और कितनी सेल हैं, तो 8 न्यूक्लियस हैं और 7 सेल पाई जाती है। ठीक है, और देखते हैं एक क्वेश्चन और है, किसी पर्टिकुलर एम्ब्रायो सैक की जो सिनर्जिड सेल होती है, उस पर्टिकुलर सिनर्जिड सेल, वैसे तो सिनर्जिड सेल ही कहाँ है, तो आप कहोगे माइक्रोपाइलर एंड पर है। लेकिन सिनर्जिड सेल मान लेते हैं ये इतनी बड़ी सिनर्जिड सेल है, तो सिनर्जिड सेल का जो ये पोल होगा ये माइक्रोपाइलर पोल होगा, और जो ये पोल होगा वो क्या होगा, चलाजल पोल होगा। तो ये माइक्रोपाइलर हो गया, ये चलाजल। सिनर्जिड सेल के माइक्रोपाइलर पोल या माइक्रोपाइलर एंड पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम क्या है, फिलीफार्म अपैरेटस। तो पहला सवाल तो यही है कि फिलीफार्म अपैरेटस कहाँ पाया जाता है, तो आप कहोगे सिनर्जिड सेल में। सिनर्जिड सेल में कहाँ पाया जाता है, तो कहोगे टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड। ये है क्या, तो हम कहेंगे ये सेलुलर थिकनिंग है। कहाँ है, एट माइक्रोपाइलर एंड, किसके, सिनर्जिड सेल। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा काम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, काम जरा देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है, और उसके अंदर ये ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर मान लेते हैं कि ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक है और यहाँ कहीं एग सेल रखी है। तो देखो होता क्या है, तो होता ये है कि जब पालन ग्रेन आता है तो ये मान लेते हैं कि पालन ग्रेन है। ठीक है, तो जब पालन ग्रेन यहाँ पहुँचेगा तो पालन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, और जब पालन ग्रेन जर्मिनेट करेगा तो पालन ट्यूब बनेगी। तो ये पालन ट्यूब किसके अंदर पास होगी, स्टाइल से होते हुए ओरी तक पहुंचेगी और फिर जाकर के सिनर्जिड तक जाती है। पालन ट्यूब पॉलन ट्यूब सिनर्जिड तक जाती है। तो पॉलन ट्यूब की आंखें तो है नहीं, तो कैसे पता चला कि वहां सिनर्जिड सेल है, तो ध्यान से सुनिएगा। सिनर्जिड सेल का जो फिलीफार्म अपैरेटस है वहां से कुछ केमिकल निकलते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं किसको, पॉलन ट्यूब को। तो पॉलन ट्यूब को दिशा कौन देता है कि हम ही इधर हैं, हमारी तरफ आ जाओ, तो सिनर्जिड सेल की तरफ ही पॉलन ट्यूब जाए। इसमें मेन काम किसका है, फिलीफार्म अपैरेटस। तो फिलीफार्म अपैरेटस गाइड करेगा किसको, पॉलन ट्यूब को, किधर की तरफ, सिनर्जिड सेल की तरफ। कैसे, तो केमिकल के द्वारा, क्या कहेंगे, केमिकल की मदद से। इसी नाते इस मूवमेंट को कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब का जो कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है किधर की तरफ, सिनर्जिड सेल की तरफ, वो किसकी मदद से होता है, आंसर क्या देंगे, फिलीफार्म अपैरेटस की मदद से होता है। तो फिलीफार्म अपैरेटस क्या है, तो कहेंगे सेलुलर थिकनिंग है। कहाँ है, माइक्रोपाइलर एंड, किसमें, सिनर्जिड सेल में। ठीक है, तो ये भी बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है। चलो अब एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं।
देखिए धीरे धीरे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और ये छोटा ही लेक्चर आज का है। कल वाले लेक्चर में हम आपको दे देंगे पॉलिनेशन। और अभी तक हम 3 लेक्चर आपको दे चुके हैं, जिसमें सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के डिस्कशन किए थे और उसी में हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन पढ़ा, फिर मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा। आज हम लोग अभी एम्ब्रायोसैक पढ़े ले रहे हैं। तो धीरे धीरे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आप एक एक लेक्चर धीरे धीरे देखते रहिए, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ लिया स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन। और फिर लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया था, ठीक है, जिसमें जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल भी पढ़ लिया था। ये पॉलन एनर्जी, ये वाइबिलिटी भी पढ़ लिया था। मेगास्पोरेंजियम भी लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि ओव्यूल में क्या क्या स्थितियां होती हैं, आउटर इंटेगमेंट, इनर इंटेगमेंट और न्यूसेलस और एम्ब्रायोसैक। एक पर्टिकुलर ओव्यूल के न्यूसेलस के द्वारा केवल एक ही एम्ब्रायोसैक बनाया जाता है, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फीमेल गेमेटोफाइट कैसे बनता है। तो देखो एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में लिखा है इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर, यही क्या होता है, फंक्शनल, जबकि अदर 3 क्या कर जाते हैं, डिजेनरेट। किधर की तरफ के, तो जो डिजेनरेट करते हैं वो चलाजल इंड वाले कि माइक्रोपाइलर इंड वाले, तो कहोगे माइक्रोपाइलर इंड की तरफ वाले। ओनली, केवल फंक्शनल मेगास्पोर ही डेवलप होता है किसमें, फीमेल गेमेटोफाइट या किसमें, एम्ब्रायोसैक। ऐसा मेथड जो एम्ब्रायोसैक फॉर्मेशन का, जिसमें कितने इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल मेगास्पोर ही इन्वॉल्व होते हैं, इसको कहते क्या है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। फिर एक क्वेश्चन लिखा व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस। तो न्यूसेलस की पोलैरिटी होती है 2n, मेगास्पोर मदर की होती है 2n, फंक्शनल मेगास्पोर की होती है n, और फीमेल गेमेटोफाइट की होती है n। चलो थोड़ा एनसीईआरटी में लिखा है कि थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। लिखा है द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड करता है माइटोटिकली और बनाता है क्या, 2 न्यूक्लियाई, जो दोनों मूव कर जाएंगे कहाँ, अपोजिट पोल। और जब अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे तो हम कहेंगे कि 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायोसैक बन गया। फिर 2 और सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, 2 और डिवीजन होंगे। तो जब दूसरा डिवीजन होगा तो कितना बन जाएगा, 4 न्यूक्लिएटेड। फिर तीसरा डिवीजन होगा तो कितना बन जाएगा, 8 न्यूक्लिएटेड। ये लिखा है इंटरेस्ट याद रखिए क्या, माइटोटिक डिवीजन यहाँ कैसा होता है, तो हम क्या देंगे, ये फ्री न्यूक्लियर होता है। क्यों, न्यूक्लियर डिवीजन के तुरंत बाद लिखा है नॉट फॉलोड इमीडिएटली, किसके द्वारा, सेल वॉल फॉर्मेशन। लेकिन 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज के बाद फिर सेल वॉल लेट डाउन बनती है, और जब सेल वॉल बनेगी तो हमको दिख जाएगा क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट, या क्या कहोगे, एम्ब्रायोसैक। अब सेल का जरा ध्यान से देखें, लिखा है ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रायोसैक। क्या, जो 6 ऑफ क्या है, 8 न्यूक्लियाई, जो 8 न्यूक्लियाई थे उसमें से 6 सराउंडेड बाई किसके द्वारा, सेल वॉल। तो जब वो सेल वॉल से सराउंड होंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सेल में। लेकिन जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियस बचे हैं उनका नाम क्या होगा, पोलर न्यूक्लियाई। कहाँ सिचुएटेड हैं, बिलो एग अपरेटस, किसमें, लार्ज सेंट्रल सेल में, ठीक है। फिर क्या है जरा देखते हैं। लिखा है देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन द क्या, एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्पेशल है। किस मामले में स्पेशल है ये भी देख लेते हैं। 3 सेल, 3 सेल जो इकट्ठा हैं कहाँ, माइक्रोपाइलर इंड पर, वो क्या बना लेती हैं, वो बना लेती हैं एग अपरेटस। और एग अपरेटस में क्या है, 2
सिनर्जिड और 1 क्या एग सेल। जो सिनर्जिड हैं उसमें स्पेशल सेलुलर थिकनिंग पाई जाती है। कहाँ पर? माइक्रोपाइलर टिप पर। नाम क्या है? फिलीफार्म अपरेटस। काम क्या है? प्ले इंपॉर्टेंट रोल किसमें? गाइडिंग द पॉलन ट्यूब टू द सिनर्जिड। जो 3 सेल हैं कहाँ? चलाजल इंड पर, उनको कहते क्या हो? एंटीपोडल। जो बड़ी सी सेंट्रल सेल है, जैसा उसका नाम पहले ही दिया है, इसी में पाई जाती हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रायोसैक में मैच्योरिटी पर कितने न्यूक्लियस? 8। और कितनी सेल? 7 सेल्ड स्टेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये छोटा सा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर पर हम आपको पढ़ाएंगे पॉलिनेशन। ठीक है, तो एक कंप्लीट लेक्चर हम आपका पॉलिनेशन का देंगे और अभी आज एम्ब्रायोसैक तक ही। ठीक है बच्चों, बाय बाय।